All right. Good morning, students. Let's start our lecture. Good morning. Okay, let's revise what we have done yesterday. We have started with the topic that is postback. What is postback? We have seen that a postback is an action that is taken by an interactive web page when the entire web page and its content are sent to the server for processing some information, and then the server posts the same page back to the browser. That is known as postback. मतलब कि जब भी हम कोई इंटरेक्टिव वेब पेज के ऊपर ऐसी कोई एक्शन करते हैं जिसकी वजह से पूरा एंटायर पेज और उसका कंटेंट सर्वर पे जाता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें सेम पेज वापस मिलता है, दैट इज नोन एज पोस्टबैक. अगर हमें डिटेक्ट करना है कि वेदर दिस रिक्वेस्ट इज अ फर्स्ट रिक्वेस्ट और अ पोस्टबैक रिक्वेस्ट, देन वी कैन यूज इज पोस्टबैक प्रॉपर्टी ऑफ पेज क्लास. इफ इज पोस्टबैक प्रॉपर्टी इज ट्रू means the page is posted back, and if it is false means it is the first request. After that we have seen one example, that is we have tried to add 3 values within the list box. मगर वो क्या करता था, जितनी बार हम पेज रिफ्रेश करते थे मीन्स बटन पे क्लिक करते थे तो वो क्या कर देता था, वो अपेंड कर देता था. लेकिन अगर हमें वैसा नहीं करना है तो हमने इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी का यूज किया था, जिसकी वजह से सिर्फ एक बार ही वैल्यूज लिस्ट बॉक्स में दिखाई दे रही थी. देन वी हैव सीन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. हमने देखा था कि जो क्लासिक एएसपी था वो लीनियर मॉडल यूज करता था, लेकिन जो ASP.NET है वो इवेंट ड्रिवन मॉडल यूज करता है. ना व्हाट इज इवेंट ड्रिवन मॉडल, मतलब जब भी कोई इवेंट अराइज होती है, इवेंट मतलब कोई भी एक्शन या फिर कोई भी अकरेंस जो प्रोग्राम डिटेक्ट कर सकता है, अगर वो की स्ट्रोक्स है या फिर माउस की क्लिक है, मतलब ऐसा कुछ भी होता है, उसको अगर हमारा प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करता है देन दैट इज नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. और जो ASP.NET है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पे वर्क करता है. कल हमने वो 5 स्टेप्स भी देखे थे जो ASP.NET फॉलो करता है. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था 4.2, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमें अगर रिस्पॉन्स के लिए प्रोसेसिंग करना है और अगर सर्वर को हमें कोई मैसेज सेंड करना है तो वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करेगा. हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, मेथड्स देखी थी. हमारे पास रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड्स है बिकॉज एज वी नो इट इज एन ऑब्जेक्ट. वो कौन से क्लास का है, HTTP रिस्पॉन्स क्लास का है. कौन सी नेम स्पेस में है, दैट इज प्रेजेंट इन सिस्टम डॉट वेब नेम स्पेस. ऑब्वियसली अगर वो क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल होगी. दिस वर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. मैंने बोला था कि इसमें से the most important property is the most important method is redirect and write method. redirect हमें एक पेज से दूसरे पेज पे redirect होने में काम लगेगी, और राइट मेथड हमें अगर पेज के ऊपर कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है तो हम राइट मेथड का यूज कर सकते हैं. ऑल राइट. नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विथ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. लाइक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, request object is also the object of HTTP request class which is present in system.web namespace, right? इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए सर्वर के पास से तो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल है जिसका यूज करके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम सर्वर के पास से कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरी बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि URL के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन एम्बेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप गूगल में सर्च करते हो, आप लिखते हो www.google.com, गूगल का पेज ओपन होता है, उसके बाद आप सर्च में डालते हो कंप्यूटर. कंप्यूटर सर्च टेक्स्ट बॉक्स में डालने के बाद जब भी आप सर्च बटन पे क्लिक करते हो और अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो URL के अंदर जो आपने सर्च की हुई स्ट्रिंग है वो अपीयर होती है. मीन्स हम रिक्वेस्ट करते हैं तो URL के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाती है, वो प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से हमें सारी इंफॉर्मेशन या फिर हमारा जो भी आउटपुट है या फिर हमारा जो भी पेज है वो हमें सर्वर रिटर्न करता है. नाउ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास कलेक्शंस अवेलेबल है. सो पहला कलेक्शन है कुकीज. ऑब्वियसली रिस्पॉन्स में भी कुकीज कलेक्शन था और रिक्वेस्ट में भी कुकीज कलेक्शन है, बिकॉज अगर सर्वर को हमें कुकीज थ्रू कोई वैल्यू सेंड करनी है तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स में आएगा, और अगर हमें कोई चीज चाहिए कुकी में से तो हमें कुकीज कलेक्शन में हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. सो इसलिए कुकीज कलेक्शन इज अवेलेबल विथ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट.
Now another collection is forms. Now what is this form? आपको पता है कि आपके वेब पेज के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, राइट? तो ये फॉर्म कलेक्शन क्या कंटेन करेगा? इट विल कंटेन्स ऑल द फॉर्म इनपुट वैल्यूज फ्रॉम अ फॉर्म दैट यूजेस द पोस्ट मेथड। आपको पता है कि जब भी हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो हमें यूआरएल में कोई भी वैल्यूज दिखाई नहीं देती है, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर हमारे फॉर्म के ऊपर मतलब वेब पेज के ऊपर बहुत सारे इनपुट कंट्रोल्स है, इनपुट कंट्रोल्स मतलब फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स है या फिर हमने लिस्ट बॉक्स यूज किया है, तो अगर उसके अंदर यूजर ने कुछ सिलेक्ट किया है, ऐसे जो भी कंट्रोल्स है उसकी वैल्यूज अगर मुझे चाहिए तो मुझे फॉर्म्स कलेक्शन में से वो वैल्यूज मिल सकती है। Another collection is query string. Now, what is query string? Query string is a client-side state management technique. So ये हमें याद रखना है। अभी मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया कि आप गूगल का पेज ओपन करते हो, उसके सर्च टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई स्ट्रिंग डालते हो, फॉर एग्जांपल आपने डाला कंप्यूटर, सर्च बटन पे क्लिक किया, तो ऑब्वियसली यूआरएल के अंदर जो भी आपकी गूगल का जो यूआरएल था उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क के बाद आप आपने जो सर्च स्ट्रिंग डाली है वो एम्बेड हो जाएगी। सो द स्ट्रिंग विच इज प्रेजेंट विद इन द यूआरएल after the question mark is known as query string. वो नेम और वैल्यू ऐसे पैर में होगी, मतलब ये क्वेरी स्ट्रिंग जो कलेक्शन है इसके अंदर हमें वो सारी वैल्यूज मिल सकती है जो यूआरएल के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग में एम्बेड हुई है। ये जो क्वेरी स्ट्रिंग का जो है जो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है वो हमें डिटेल में पढ़ना है और आपको आपके वेबसाइट आप जब भी बनाओगे तब बहुत काम लगेगा। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग आप एक पेज से दूसरे पेज पे आपकी जो वैल्यूज है वो ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, नाउ अनदर कलेक्शन इज क्लाइंट सर्टिफिकेट। उसके अंदर क्या होगा? इट कंटेन्स ऑल द फील्ड वैल्यूज स्टोर्ड इन द क्लाइंट सर्टिफिकेट। आपको पता है कि आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसके ऊपर उसके सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो पर्टिकुलर वेबसाइट के पास सर्टिफिकेट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सर्टिफिकेट है वो जो कंपनी की रेप्यूटेड कंपनी की वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर आपको दिखाई देगा या फिर बैंकिंग रिलेटेड जो साइट है उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। मतलब अगर आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स की वैल्यूज चाहिए तो आपको ये क्लाइंट सर्टिफिकेट जो भी कलेक्शन है उसमें से आपको मिल जाएगा। And last is server variables. Server variable contains all the server variables values. सर्वर के ऊपर जो भी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होंगे उसकी अगर वैल्यूज मुझे चाहिए तो मैं ये सर्वर वेरिएबल्स कलेक्शन का यूज करूंगी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है और मैं सर्वर के पास से वो सारी वैल्यूज में रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। So these are the collections which are present within request object. Now what are the properties of request object? First is total bytes. Obviously total bytes properties क्या return करेगा? It will return total number of bytes that client sent in the body of the request. मतलब जो भी client ने request send की है उसके अंदर जो भी total number of bytes है वो हमें अगर चाहिए तो हमें ये property से मिल सकता है। Now, another most important property that is user host address. ये हमें यूजर का होस्ट एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम यूज करते हो जो हमारी कॉलेज की है, आप कौन से कंप्यूटर से यूज करते हो, उसका कौन सा आईपी एड्रेस है, अगर मुझे वो चाहिए तो भी मुझे वो मिल सकता है। एंड इट इज रिक्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रॉपर्टी दैट इज यूजर होस्ट एड्रेस। सिंपल में ऐसा लिखूंगी दैट इज रिक्वेस्ट डॉट यूजर होस्ट एड्रेस, तो वो मुझे जो भी क्लाइंट मशीन है उसका आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा। अनदर इज एप्लीकेशन पाथ। सिंपल हमारी जो एप्लीकेशन है उसका जो पाथ है वो रिटर्न करेगा। करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ, अभी जो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है उसका पाथ मुझे चाहिए तो मैं ये प्रॉपर्टी से वो मैं रिट्राइव कर सकती हूँ। अनदर इज फाइल पाथ, हम अभी जो फाइल के ऊपर करंटली विजुअल स्टूडियो में वर्क कर रहे हैं अगर मुझे उसका पाथ चाहिए तो ये फाइल पाथ प्रॉपर्टी से मुझे मिल सकता है। अनदर इज HTTP मेथड,
अभी कौन सी मेथड यूज हुई है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ट्रेस है, ऑप्शंस है, कौन सी मेथड यूज हुई है ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। अगर मुझे वो रिट्राइव करना है तो HTTP मेथड प्रॉपर्टी से मुझे वो वैल्यू मिल सकती है। अनदर इज ब्राउजर। याद है हमने कोर कंसेप्ट्स जो ASP.NET के हमने पढ़े थे उसके अंदर मैंने बोला था कि ब्राउजर कंपेटिबिलिटी का कोई भी इश्यू ASP.NET में नहीं आता है, बिकॉज ASP.NEट के अंदर ऐसा फीचर है जो यूजर का ब्राउजर डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद वो उसके हिसाब से पेज रेंडर करके देगा। अब मुझे वो यूजर का ब्राउजर कौन सा है कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर प्रॉपर्टी। मैं सिर्फ इतना लिखूंगी दैट इज रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर, तो वो मुझे यूजर का जो ब्राउजर होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा और उसके हिसाब से बाद में हमारा जो पेज है वो रेंडर हो सकता है। आफ्टर दैट अनदर प्रॉपर्टी इज यूजर एजेंट। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज वो क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स कंप्यूटर। यूजर के कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, वो उसके ऊपर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन शॉर्ट A to Z हमें यूजर के कंप्यूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूजर एजेंट प्रॉपर्टी से वो हमें मिल सकती है। Now there are two methods of request object. First is binary read. आपको पता हो तो कल हमने बाइनरी राइट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में मेथड पढ़ी थी जो राइट करने में काम आती है। Now what is the importance of binary read method? It retrieves the data sent to the server from the client. मतलब क्लाइंट से जो भी डेटा सेंड हुए हैं सर्वर पर वो रिट्राइव करेगा, बट ऑब्वियसली वो बाइनरी फॉर्म में रिट्राइव करेगा, मतलब वो सेफ होगा। And the another is map path. This is also the most important method because ये method request object के साथ भी available है और इसके बाद जो हम server का object पढ़ेंगे उसके साथ भी ये available है। वो क्या करेगा? It will retrieve the physical path of virtual path. आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई भी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें वो वेब पेज का फिजिकल पाथ नहीं मिलता है, हमें वर्चुअल पाथ मिलता है जो वर्चुअल डायरेक्टरी से बनता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज पर्टिकुलर वेबसाइट के फोल्डर में स्टोर करनी है या फिर अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर हम यूजर का पिक अपलोड करने की फैसिलिटी रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो वर्चुअल डायरेक्टरी के अंदर अपलोड नहीं होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि वर्चुअल डायरेक्टरी इज जस्ट अ वर्चुअल नेम, एलियास नेम, वो फिजिकल डायरेक्टरी नहीं है। अगर मुझे कोई भी यूजर का पिक अपलोड करवाना है तो मुझे फिजिकल डायरेक्टरी में अपलोड करवाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे फिजिकल पाथ चाहिए। मतलब अगर मुझे वर्चुअल पाथ पे से फिजिकल पाथ चाहिए तो मैं मैप पाथ मेथड का यूज कर सकती हूँ, जिससे मुझे फिजिकल पाथ मिल जाएगा और वो फिजिकल पाथ के ऊपर मैं अपना यूजर की जो भी इमेज है वो मैं अपलोड कर सकती हूँ। मीन्स दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। ये दोनों में अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल विथ रिक्वेस्ट एज वेल एज विथ सर्वर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, ये जो एग्जाम्पल है वो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। आई हैव क्रिएटेड अ वेरी सिंपल डिजाइन। मैंने दो बटन्स रखे हुए हैं। पहला है जो रीडायरेक्ट मेथड का यूज करेगा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ थी, और दूसरा जो बटन है वो मुझे रिक्वेस्ट की जितनी भी अभी हमने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी उसका एग्जीक्यूशन करके देगा और हम देख पाएंगे कि वो क्या रिटर्न करता है। राइट, इसके लिए मैंने कोडिंग लिखा है, दैट इज ओवर हियर। सी, जब भी पेज लोड होगा, यहाँ पे पेज लोड इवेंट है, आपको पता है फॉर्म लोड इवेंट VB.NET में क्या करता था, जब भी फॉर्म लोड होता है तो वो इवेंट एग्जीक्यूट होती है। लाइकवाइज पेज लोड इवेंट कब एग्जीक्यूट होगी? जब भी पेज ब्राउजर में लोड होगा तब वो एग्जीक्यूट होगी। मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है दैट इज dim ROS string। उसके अंदर मैंने वैल्यू कौन सी स्टोर की? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का यूज किया और उसके अंदर मैंने वेरिएबल पास किया दैट इज RO। मतलब ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पेज के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्या लिखकर मुझे देगा? इट विल राइट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। वो मुझे स्ट्रिंग पेज के ऊपर लिखकर देगा।
उसके बाद मैंने फिर से लिखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट, और क्या लिखा है, यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो भी वो पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर वो डिस्प्ले करेगा। ओके, आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट बटन। उसकी क्लिक इवेंट पे हमने क्या लिखा है, इट इज ओवर हियर, सी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की रीडायरेक्ट मेथड मैंने यूज की, और मैंने किसके ऊपर नेविगेट करवाया है, दैट इज http://www.google.com. As I have told that a redirect method will allow us to redirect from one page to another. लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ हमारी वेबसाइट का पेज यूज नहीं किया है, यहाँ पे रीडायरेक्शन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे रीडायरेक्शन दूसरी वेबसाइट के ऊपर हुआ है, दैट इज google.com. ओके, दिस इज द सेकेंड बटन। उसके ऊपर हमने क्या लिखा है, हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की सारी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने यहाँ पे यूज की है। फर्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने क्या रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर होस्ट एड्रेस, मतलब यूजर का जो होस्ट एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा, वो रिट्राइव होगा और वो एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। एस के अंदर स्टोर होने के बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड के रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड को यूज करके मैंने वो पेज के ऊपर वो एस वेरिएबल राइट कर दिया, मतलब पेज के ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा, यूजर का जो आईपी एड्रेस है वो। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट डॉट एप्लीकेशन पाथ, वो रिट्राइव हुआ, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, और राइट मेथड का यूज करके हमें वो एप्लीकेशन पाथ पेज के ऊपर डिस्प्ले किया। लाइकवाइज जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ और फाइल पाथ, वो दोनों वैल्यूज रिट्राइव होगी, बी और सी के अंदर स्टोर होगी, और राइट मेथड को यूज करके हमने वो भी पेज के ऊपर राइट कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो मैंने ऑलरेडी थियोरी में एक्सप्लेन कर दी है, राइट। अनदर इज दिस HTTP मेथड, कौन सी मेथड का यूज करके ये जो रिक्वेस्ट हुई है अगर मुझे जानना है तो वो रिट्राइव करके मुझे डी में देगा, राइट मेथड उसको पेज के ऊपर राइट कर देगा। नाउ सी ओवर हियर हमें ब्राउजर कैसे मिल सकता है। इफ रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर, ब्राउजर इज द प्रॉपर्टी, उसकी अलग उसके अंदर फिर से प्रॉपर्टी है दैट इज ब्राउजर, बिकॉज ब्राउजर प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है ब्राउजर और दूसरी टाइप है, लेकिन मुझे अभी ब्राउजर चाहिए, इसलिए मैंने लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर इज इक्वल टू IE, मतलब अगर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो डिस्प्ले करेगा यू आर यूजिंग IE, एल्स पार्ट में मैंने डिस्प्ले किया यू आर यूजिंग सम अदर ब्राउजर, मतलब अगर वो आई नहीं है तो वो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। एंड बाय द एंड हमने यहाँ पे यूज की है यूजर एजेंट प्रॉपर्टी, वो रिक्वेस्ट होगी मतलब यूजर के कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव होगी और वो पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी व्हाट वी गेट। सो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमने एप्लीकेशन रन की, ये पेज लोड हुआ। नाउ सी ओवर हियर, फर्स्ट व्हाट वी गॉट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हमने राइट मेथड से राइट किया है, सी इट इज ओवर हियर, राइट। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आता है, एज आई हैव टोल्ड दैट रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखेगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ, सी ये मैंने लिखा है दैट यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सी, राइट। वो भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट किया है, मगर पहले ऑलरेडी कुछ राइट हुआ था इसलिए उसके साथ उसने कॉन्केट कर दिया है। आफ्टर दैट ये दो बटन्स थे, राइट। सो वो बटन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दैट इज रीडायरेक्ट टू गूगल एंड रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज। अब हम पहले ये रीडायरेक्ट टू गूगल पे क्लिक करते हैं, राइट। सी हमें गूगल का जो सर्च पेज है वो मिला, मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड ने मुझे मेरे पेज से गूगल की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। नाउ रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज, ओके नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने कहीं पर भी न्यू लाइन यूज नहीं की है, इसलिए उसने सारी वैल्यूज को कॉन्केट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, दैट इज 127.0.0.1, that is the user host address, right। अभी मुझे
जो मेरा कंप्यूटर है वही क्लाइंट है और मेरा कंप्यूटर ही अभी सर्वर की तरह वर्क कर रहा है। इसलिए ये जो आईपी एड्रेस जो रिटर्न हुआ है, यूजर होस्ट एड्रेस जो रिटर्न हुआ है, वो मेरे ही कंप्यूटर का है, दैट इज 127.0.0.1। अगर आप ये कोड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको भी यही मिलेगा, बिकॉज आपने जब वो ये एग्जाम्पल बनाया, मतलब आपका ही कंप्यूटर क्लाइंट है और आपका ही कंप्यूटर सर्वर है। लेकिन अगर आप अपना एग्जाम्पल सर्वर पे डालते हो और अगर कोई दूसरे कंप्यूटर से आप उसको एक्सेस करते हो, तो वो पर्टिकुलर जो दूसरा कंप्यूटर है उसको आईपी एड्रेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशन पाथ। एप्लीकेशन पाथ मतलब हमारी वेबसाइट का पाथ। हमारी वेबसाइट का पाथ क्या है, दैट इज दिस वन, दैट इज स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एग्जाम्पल, बिकॉज मैंने जो वेबसाइट क्रिएट की है इट इज ओवर हियर। मैंने वेबसाइट का नाम क्या दिया है, दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स EX। सो वो मुझे यहाँ पे उसने रिटर्न किया। नाउ अनदर करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ, अभी कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, default.aspx। सो मुझे वो देगा, इट इज फ्रॉम हियर सी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स EX स्लैश default.aspx, बिकॉज अभी जो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, जो पेज एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कौन सा है, default.aspx। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी थी, फाइल पाथ। मेरा अभी क्या सिनारियो है, जो करंट एग्जीक्यूशन फाइल पाथ है, मतलब जो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है और अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो दोनों सेम है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो रिटर्न होगी वो सेम होगी। सी ओवर हियर, यहाँ पे ये भी सेम रिटर्न कर रहा है, दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स EX स्लैश default.aspx। आफ्टर दैट HTTP मेथड, मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज की है। सी इट इज रिटर्न ओवर हियर, दैट इज पोस्ट। देन मैंने अभी आई नहीं है मेरा ब्राउजर, मेरा कौन सा है, मोजिला है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, यू आर यूजिंग सम अदर ब्राउजर। सी इट इज ओवर हियर, you are using some other browser because my browser is Mozilla। नाउ उसके बाद उसने ये यूजर एजेंट की जो प्रॉपर्टी है उससे सारी वैल्यूज रिटर्न की, लेकिन वो किसके साथ कंकेटिनेट हुआ है, दैट इज योर कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग। सी ओवर हियर, योर कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग क्या है, मोजिला ब्राउजर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, और उसकी जो भी वैल्यूज है वो सारी रिटर्न की है, कौन सा वर्जन है, क्या है, वो सारी चीजें उसने रिटर्न की है, राइट। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या यूज है और वो क्या रिटर्न करेगा, राइट। यही सेम एग्जाम्पल मैंने पीपीटी में भी रखा हुआ है, राइट, और ये उसका आउटपुट है जो मैंने तब एग्जीक्यूट किया था, वो मुझे मिला था, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ द अनदर ऑब्जेक्ट इज सर्वर ऑब्जेक्ट। सर्वर ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है, इट इज ऑफ HTTP सर्वर यूटिलिटी क्लास, और वो कौन सी नेम स्पेस में आता है, सिस्टम डॉट वेब नेम स्पेस, राइट। सो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज, क्लास का नेम आपको याद रखना है कि सर्वर कौन से क्लास का इंस्टेंस है। Now with server there is one property, one important property, that is machine name। machine name property हमें क्या प्रोवाइड करेगा, it will provide the name of the computer on which the page is running। आपका पेज कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कंप्यूटर का अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं मशीन नेम प्रॉपर्टी से उसको मैं रिट्राइव कर सकती हूँ, जो सर्वर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। अब उसके साथ हमें कौन सी मेथड्स मिलती है सर्वर ऑब्जेक्ट के अंदर। सो फर्स्ट मेथड इज गेट लास्ट एरर। जो भी लास्ट एरर अकर हुई है हमारे पेज के ऊपर, वो लास्ट एरर की सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके हमें वो देगा। Now another methods are HTML encode and HTML decode। Now what is this HTML encode और HTML decode? बहुत सारे टाइम पे आपको ये फेस करना पड़ेगा कि ऐसे कैरेक्टर्स है जो प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स है HTML के अंदर,
राइट। फॉर एग्जाम्पल आप यूआरएल में जब भी देखते हो आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं मिलती, बिकॉज हम यूआरएल में स्पेस नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप गूगल में सर्च करते हो व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब व्हाट के बाद भी स्पेस है, इसके बाद भी स्पेस है और कंप्यूटर है, लेकिन ये भी आपको सर्च करके देता ही है, वो एरर नहीं देता है। वो कैसे पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर, डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर, वो स्पेस को, जो भी प्री डिफाइंड कैरेक्टर है स्पेस के लिए जो ब्राउजर के अंदर रखा है, वो उसको चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत बहुत बार आपने यूआरएल में देखा होगा %5 या फिर +20, ऐसे सारे कैरेक्टर्स आपको यूआरएल में दिखाई देंगे। These are the characters which are used for space, बट इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर। अगर क्रोम है तो वो अलग तरह से मैपिंग करेगा, वो मोजिला है तो वो अलग तरह से मैपिंग करेगा। मतलब हमें ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स है उसको एनकोड और डिकोड करने हैं, मतलब स्पेस से %5 में कन्वर्ट करना है और फिर से %5 से स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये सारे जो भी मतलब कैरेक्टर्स है, HTML के कैरेक्टर्स है, वो मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब ये जो HTML एनकोड और HTML डिकोड है, वो मोर प्रिसाइज जो HTML के टैग्स के अंदर जो सारी चीजें होती है वो एनकोड और डिकोड करने के लिए काम आता है। आपको पता है जब भी आप लिखते हो ना, दैट इज एंगल ब्रैकेट बी एंड एंगल ब्रैकेट ओवर, तो ये जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होता है और एंगल ब्रैकेट ओवर होता है HTML के अंदर, उसका भी मैपिंग अलग तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होता है वो लेस देन साइन है, और आपके टैग के जो एंगल ब्रैकेट ओवर होता है वो ग्रेटर देन साइन है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स है उसका मैपिंग होता है %LT सेमीकोलन, दैट इज फॉर लेस देन साइन, और जो ग्रेटर देन साइन है उसका मैपिंग होता है %GT सेमीकोलन, दैट इज ग्रेटर देन साइन। मतलब मुझे जब भी HTML के जो लीगल कैरेक्टर्स है उसका जो हमें अगर कन्वर्जन करना है, तो मैं HTML एनकोड और HTML डिकोड मेथड यूज करूंगी। और सिर्फ मुझे URL के साथ डील करना है तो URL एनकोड और URL डिकोड मेथड यूज होगी। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। URL एनकोड और URL डिकोड URL के कैरेक्टर्स के साथ यूज होगा, और मुझे HTML के अगर लीगल कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब उसका कन्वर्जन करना है, तो मैं HTML एनकोड और HTML डिकोड मेथड का यूज करूंगी। इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे वो ये कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि मैप पाथ मेथड सर्वर के साथ भी प्रेजेंट है। सो ऑब्वियसली मैप पाथ मेथड वो क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न मी द फिजिकल फाइल पाथ ऑफ वर्चुअल फाइल पाथ। मतलब मेरा जो वर्चुअल पाथ है उसके ऊपर से अगर मुझे मेरे फाइल का फिजिकल पाथ चाहिए तो मैं ये मैप पाथ मेथड का यूज करूंगी। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड इज ट्रांसफर। जैसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ रीडायरेक्ट मेथड है जो मुझे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करने के लिए यूजफुल होती है, वैसे ही सर्वर के साथ ट्रांसफर मेथड अवेलेबल है। वो क्या करेगा? इट ट्रांसफर्स एग्जीक्यूशन टू अनदर वेब पेज इन द करंट एप्लीकेशन। करंट एप्लीकेशन के अंदर अगर मुझे दूसरे कोई पेज पे नेविगेट होना है तो मैं ट्रांसफर मेथड का यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है करंट एप्लीकेशन, मतलब ट्रांसफर मेथड का यूज करके आप सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के ही पेजेस के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हो, आप कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकते। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा, दैट इज response.redirect google.com। रीडायरेक्ट मेथड से मैंने कहाँ पे नेविगेट किया? कोई दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट किया। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रीडायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर मेथड यूज करती हूँ तो सिर्फ मेरे ही वेबसाइट की जो दूसरे पेजेस है उसके ऊपर मैं ट्रांसफर हो सकती हूँ, उसके ऊपर मैं नेविगेट हो सकती हूँ, राइट। सो दिस इज दिस आर द मेथड्स ऑफ सर्वर ऑब्जेक्ट, और उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज मशीन नेम। ये डायग्राम में रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर जो दो हमारे पास मेथड है उसका मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम सर्वर डॉट ट्रांसफर का देखते हैं, दैट इज दिस डायग्राम। क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट को a.aspx पेज चाहिए। अब ये a.aspx की रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर के ऊपर करेगा।
सर्वर को पता है कि सर्वर के ऊपर a.aspx पेज है, उसका जो आउटपुट है वो b.aspx पेज पे आता है, तो सर्वर अपने आप ही वो उसका प्रोसेसिंग कर देगा और उसका आउटपुट b.aspx के ऊपर क्लाइंट को देगा। मतलब यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था a.aspx पेज, लेकिन प्रोसेसिंग होने के बाद a.aspx पेज बन गया है b.aspx पेज। तो सर्वर ने वो प्रोसेसिंग कर दिया और हमें रिटर्न क्या किया, b.aspx पेज क्लाइंट को रिटर्न कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल थिंग विच इज डन बाय द सर्वर। लेकिन यही चीज अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज करती हूँ तो क्या होता है, देखिए क्लाइंट मशीन है, उसने क्या रिक्वेस्ट की, a.aspx पेज की, सर्वर पे गई वो रिक्वेस्ट, सर्वर पे a.aspx पेज का जो आउटपुट है वो किस में ट्रांसफर हो गया है, b.aspx पेज में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन ये रीडायरेक्शन का टास्क है तो वो सर्वर नहीं करेगा। सर्वर क्या करेगा, 302 कोड के साथ क्लाइंट को एक मैसेज देगा कि ये यूआरएल रीडायरेक्शन हुआ है। आपको याद हो तो हमने स्टेटस कोड पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो 3 से स्टार्ट होते कोड है वो रीडायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो सर्वर क्या करेगा, खुद उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, खुद रीडायरेक्ट नहीं करेगा, वो क्लाइंट को ये वाला मैसेज देगा, दैट इज 302 जो यूआरएल नया बन गया है, दैट इज b.aspx और रीडायरेक्ट का मैसेज वो क्लाइंट के पास आया। अब क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को ये जो नया यूआरएल है उसका यूज करके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर्वर के पास से। उसके बाद सर्वर ये जो पेज है वो क्लाइंट को रिटर्न करेगा। मतलब अगर आप ये रीडायरेक्शन के बारे में देखोगे तो जो रीडायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्राउजर के पास आ जाती है, और यहाँ पे जो ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्वर खुद कर देता है। यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही रिस्पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे वन एडिशनल राउंड ट्रिप है। पहले रिक्वेस्ट हुई, रिस्पॉन्स आया, फिर से रिक्वेस्ट हुई और फिर से रिस्पॉन्स आया। मतलब दिस इज वन एडिशनल राउंड ट्रिप विच इज यूज्ड बाय रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि अगर हम सर्वर की ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं तो क्या होता है, जब वो दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होता है तब, और अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड का यूज करती हूँ तो वो क्या करता है, राइट। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर डॉट ट्रांसफर और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जो हमने यहाँ पे देखा ये डायग्राम्स थ्रू। ओके, सर्वर डॉट ट्रांसफर मेथड हम जब भी यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, जब भी ये मेथड अकर होगी वो अपना प्रोसेसिंग स्टॉप कर देगा और उसके बाद जो भी एक पेज का कोड है वो दूसरे पेज के ऊपर हमें उसका कंट्रोल ट्रांसफर करके दे देगा, जो यहाँ पे हुआ a.aspx पेज की रिक्वेस्ट दी लेकिन प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिला, b.aspx पेज। सर्वर डॉट ट्रांसफर सिर्फ खुद के सर्वर के अंदर ही ट्रांसफर करता है, जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बोला कि जब भी हम सर्वर डॉट ट्रांसफर यूज करते हैं तो करंट एप्लीकेशन के अंदर ही वो ट्रांसफर करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, टू अनदर डोमेन, कोई दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर भी वो ट्रांसफर कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा google.com, लेकिन हमारी वेबसाइट तो कुछ और ही थी, राइट। अनदर इज जब भी हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो जो नया यूआरएल होगा दैट इज b.aspx हमें यूआरएल में दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सर्वर डॉट ट्रांसफर का मेथड सर्वर डॉट ट्रांसफर यूज करते हैं, दो द यूआरएल हैज चेंज टू b.aspx, लेकिन क्लाइंट को क्या दिखाई देगा, a.aspx ही यूआरएल में दिखाई देगा। मतलब क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्चुअली कौन से पेज से आई है, a.aspx पेज से आई है या फिर b.aspx पेज से आई है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया दैट रीडायरेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्राउजर एंड ट्रांसफर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वर। ये हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया। ये भी हमने डिस्कस किया दैट वन एडिशनल राउंड ट्रिप इज रिक्वायर्ड इन रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। दिस इज फर्स्ट राउंड ट्रिप एंड दिस इज सेकेंड राउंड ट्रिप। मतलब एक एडिशनल राउंड ट्रिप होगी अगर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज करते हैं तो, लेकिन
अगर हम सर्वर डॉट ट्रांसफर यूज करते हैं तो वहां पे कोई भी एडिशनल राउंड ट्रिप नहीं होगी. नाउ व्हाट इज द सिनारियो? ये एक रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स आता है, फिर से रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स आता है. मीन्स ये स्लोअर मैनर में वर्क करेगा और सर्वर डॉट ट्रांसफर फास्टर मैनर में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडिशनल राउंड ट्रिप नहीं है. Means what we can say that response dot redirect is slower while server dot transfer is faster. मीन्स अगर हमें परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है तो हम यूज करेंगे सर्वर डॉट ट्रांसफर, और हमें अगर कोई दूसरे डोमेन पे रीडायरेक्ट होना है तो हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमें याद रखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट या फिर सर्वर डॉट ट्रांसफर का यूज करेंगे, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. So let's end our lecture over here.